नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा कोरोना के खिलाफ विकसित पहली स्वदेशी दवा की। बताएंगे क्या है कोरोना से बढ़ रहा फेफड़ों के रोग का खतरा। इस महामारी पर विषय विशेषज्ञ से होगी खास बातचीत। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। DRDO इनमास ने विकसित की पहली कोरोना रोधी स्वदेशी दवाई। आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति के बाद अस्पतालों को दी गई 2DG नाम से तैयार इस दवा की पहली खेप। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए PPE किट वेंटिलेशन प्रणाली विकसित। पुणे स्थित स्टार्टअप द्वारा तैयार ये तकनीक PPE किट के लगातार इस्तेमाल के दौरान लोगों को देगी राहत। और कोरोना संक्रमण से रोगियों में बढ़ रहा है पल्मोनरी फाइब्रोसिस का खतरा। फेफड़ों के इस रोग और कोरोना महामारी से संबंधित मानसिक दबाव पर विषय विशेषज्ञ से करेंगे खास बातचीत। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत सरकार की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कोरोना की पहली स्वदेशी दवा विकसित की है। 2DG नाम से विकसित ये दवा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को जल्द ठीक होने में मदद करेगी और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता को कम करेगी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस एंटी कोविड दवा को लॉन्च किया। एक रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच भारत ने एक और सफलता हासिल कर ली है। 17 मई को नई दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के मुख्यालय पर DRDO द्वारा विकसित पहली कोरोना रोधी दवा को लॉन्च किया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वदेशी दवा 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज यानी 2DG की पहली खेप का शुभारंभ किया। ये दवा DRDO के नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान इनमास द्वारा तैयार की गई है, जिसमें हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने सहयोग किया है। तीसरे चरण के सफल परीक्षण के बाद भारतीय औषधि महानियंत्रक ने 2DG के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सैशे के रूप में ये दवा पानी में घोलकर ली जानी है और बहुत तेजी से रोगियों में वायरस लोड को कम कर सकती है। यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा कोई चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर कोई क्षमता है, वह ताकत है, उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व नहीं संभाल रहा था, तब से मैं जानता हूं DRDO ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज या 2DG दवा असल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक परिवर्तित रूप है, जिसका ट्यूमर और कैंसर कोशिकाओं के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना की पहली लहर के बाद ही DRDO इनमास के वैज्ञानिकों ने इस दवा पर शोध शुरू कर दिया था और इसे कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ प्रभावी पाया गया। असल में जब वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है तो अपनी प्रतिकृतियां बनाने के लिए हमारी कोशिकाओं की मशीनरी और एनर्जी का ही प्रयोग करता है और 2DG अणु इसी प्रक्रिया को बाधित करेगा। कोशिकाएं ग्लूकोज की तरह आसानी से इसे ग्रहण कर लेंगी और ग्लूकोज के उलट यह मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज करने की प्रक्रिया को रोक देगा, जिससे वायरस प्रभावी ढंग से बढ़ नहीं पाएगा और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की खपत भी कम होगी। वायरस की ग्रोथ रोकने से मरीज को जल्दी और आसानी से ठीक किया जा सकेगा। साथ ही मरीज को ऑक्सीजन की भी कम से कम जरूरत पड़ेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक संक्रमित कोशिकाओं में इसका सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन इस दवा को खास बनाता है। अपनी खास कार्यप्रणाली के चलते ये दवा कोरोना के हर वेरिएंट पर कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि कोई भी वेरिएंट हो, ग्रोथ के लिए यही प्रक्रिया अपनाता है।
उन सेल्स में जहाँ जाकर वायरस अपना प्रकोप तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुँचेगी, वहाँ पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिज़ल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिज़ल्ट्स हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के ही लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। फिलहाल पहली एंटी कोरोना ड्रग 2G को प्राथमिक दवाओं के साथ देने की अनुमति दी गई है। इस दवा के रोजाना 2 डोज 5 से 7 दिन तक दिए जा सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह ऑक्सीजन को लेकर परेशानियां बढ़ रही हैं और अब तीसरी लहर का भी संकेत दिया जा रहा है, ऐसे में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित ये स्वदेशी दवा कोरोना मरीजों की सेफ रिकवरी में सहायता करने के साथ साथ भारी दबाव में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं को भी राहत दे सकती है। इस दवा का उत्पादन सहयोगी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज कर रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से पुणे की एक स्टार्टअप कंपनी ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए पीपीई किट वेंटिलेशन तकनीक विकसित की है। यह आसान तकनीक लगातार कई घंटों तक पीपीई किट पहनने वाले कोरोना वॉरियर्स, खासकर स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी राहत दे सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके पीपीई किट पहनने के दौरान भी शरीर को ताजी हवा मिलती रहेगी। क्या है ये तकनीक, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान अग्रणी पंक्ति में लड़ रहे कोरोना योद्धाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खासकर स्वास्थ्य कर्मी लगातार खतरे के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें लगातार कई घंटे व्यक्तिगत सुरक्षा कवच परिधान पहनने पड़ते हैं। पीपीई किट कहे जाने वाले ये परिधान एयर टाइट होने के चलते काफी असुविधाजनक होते हैं। लगातार पसीना आता है, जो न सूख पाने के चलते इन कर्मचारियों में कई तरह की त्वचा संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इसी समस्या का हल निकाला है पुणे स्थित स्टार्टअप वाट टेक्नोवेशंस ने, जो कि सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय मुंबई द्वारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी है। वाट टेक्नोवेशन ने कोवटेक वेंटिलेशन नाम से एक तकनीक विकसित की है, जिसे बहुत आसानी से सामान्य पीपीई किट में लगाया जा सकता है और पीपीई किट में आने वाले अत्यधिक पसीने को रोका जा सकता है। डीएसटी के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड द्वारा समर्थित इस नवाचार द्वारा पीपीई किट प्रयोग के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को काफी राहत मिल सकती है। ये डिवाइस बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में पिछले साल आया, जब लॉकडाउन के बीच में मेरे कॉलेज और मेरे टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर रिडल ने एक डिज़ाइन चैलेंज लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी के पास भी कोई भी कोविड रिलेटेड अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन या कोई आइडिया है तो हम अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तभी मैंने सोचा कि मेरी मॉम जो खुद एक डॉक्टर है, मैं उन्हें जाके पूछूं कि अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है पीपी सूट में या फिर कोई भी कोविड रिलेटेड तकलीफ हो रही है तो तब उन्होंने मुझे बताया कि पीपी सूट में गर्मी होने वाली जो तकलीफ है वो बहुत प्रोमिनेंट है और हर कोई उसको फेस कर रहा है। इस कॉम्पैक्ट किफ़ायती तकनीक में एक छोटा पंखा और 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए होती है, जिसे कमर में पहने जा सकने वाली बेल्ट पर लगा दिया जाता है। इसके बाद सामान्य पीपीई किट में पीठ की तरफ नीचे कमर के पास एक छेद करना होता है। हवा बाहर भी निकले, इसके लिए पीपीई किट में ऊपर की ओर एक छोटा छेद बनाया जाता है, जिसे फिल्टर द्वारा सील कर देते हैं। इसके बाद पहले पंखा और बैटरी युक्त बेल्ट पहनी जाती है। इसके ऊपर से पीपीई किट पहनकर पंखे को पीठ के पास बने छेद से बाहर निकालते हैं और उसे N95 स्तर के फिल्टर से एयर टाइट कर देते हैं।
इस तरह स्विच ऑन करते ही पंखा चलता है और पीपीई किट के अंदर ताज़ी हवा पहुंचती रहती है। ऑन होने पर यह सिस्टम स्वचालित रूप से प्रत्येक 100 सेकंड पर हवा फेंकता रहता है। इस तकनीक से कई घंटे तक पीपीई किट पहनने के बाद भी असुविधा नहीं होगी और प्रयोगकर्ता फंगल इन्फेक्शन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। एक साल बाद अभी ये डिवाइस फाइनली कमर्शियली अवेलेबल है। हम इसे पुणे के पास रांजनगांव में एक फैक्ट्री में हम इसको मास स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है जो हमने इसको ऑलरेडी पैन इंडिया कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, कुछ NGOs और पुणे में 2 हॉस्पिटल्स में दिया है। हमें दोनों जगह से काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निधि कार्यक्रम के तहत प्रयास अनुदान के अलावा इस नवीन समाधान को विकसित करने के लिए सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय की रिसर्च इनोवेशन इंक्यूबेशन डिजाइन लेबोरेटरी ने भी आर्थिक सहयोग किया है। इस तकनीक को अभी स्टार्टअप द्वारा जरूरत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। कोवटेक वेंटिलेशन के बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा है। किसी भी राज्य में राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उनकी मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ज्यादा घातक साबित हुई। इस बार इस संक्रमण ने युवाओं को भी खासा प्रभावित किया। कोरोना उचित व्यवहार, अस्पताल, ऑक्सीजन और अफवाहों ने मानसिक तनाव बढ़ा दिया है। क्योंकि अभी ये लड़ाई लंबी दिख रही है, ऐसे में परिवार, देखभाल और दवाइयों को लेकर मानसिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। कोरोना संक्रमण से फेफड़ों के रोग के बढ़ते खतरे और महामारी से जुड़े अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सर गंगाराम अस्पताल के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नरेश दुआ। डॉक्टर दुआ, ज्ञान विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर दुआ, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये संक्रमण लोगों को अलग तरह से क्यों प्रभावित करता है। कुछ में कोई लक्षण नहीं होते हैं या सिर्फ हल्के लक्षण होते हैं, जबकि कुछ लोग गंभीर हो जाते हैं, वेंटिलेटर तक की स्थिति आ जाती है। ऐसा आखिर क्यों है? बेसिकली कोरोना में 80% पेशेंट तो एकदम ठीक ही रहते हैं। सामान्य तौर पे जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम होता है 1 से 3 दिन के अंतराल में ठीक हो जाते हैं। बाकी उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता है या 10 दिन, जैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से 10वें दिन पे उनको अपना एग्जामिनेशन कराना पड़ता है एंड देन वो अपनी जॉब पर वापस जा सकते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आदमी की प्रतिरक्षा क्षमता कैसी है, इम्यूनिटी कैसी है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है उन लोगों को डिसीज़ ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाती। जो पेशेंट उम्र में ज़्यादा हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, खासकर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और कई सारी बीमारियां हैं, तो उनको ज़्यादा समय लगता है और वो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके लंग्स में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और बाकी शरीर के ऑर्गन्स में भी इफ़ेक्ट हो जाता है। तो डॉक्टर, हल्के और गंभीर मामलों में कैसे अंतर करते हैं? क्या ऑक्सीजन स्तर ही गंभीरता का एकमात्र पैरामीटर है या हमारे पास कुछ और पैरामीटर्स भी हैं? माइल्ड केस, सामान्य केस जो कि पैरासीटामोल से ही ठीक हो जाते हैं और सीवियर केस जिनके लिए हमें काफ़ी सारी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, स्टेरॉयड और ऑक्सीजन की डिमांड और बाकी दवाइयाँ जैसे, तो उसको निर्धारित करने के लिए हम हर मरीज़ की 4 चीज़ें हमेशा, चाहे पेशेंट होम आइसोलेशन में तो हम देखते हैं पेशेंट का पल्स रेट कितना चल रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसी है, पेशेंट को बुखार आ रहा है नहीं आ रहा है, बुखार की तीव्रता कितनी है, और चौथी चीज़ पेशेंट के साथ उसकी सांस लेने की उसकी संभावनाओं में कितनी आसानी है और कितनी मुश्किल आता है। तो इन 4 चीज़ों से हम डिसाइड कर लेते हैं कि पेशेंट का सैचुरेशन डाउन हो रहा है, फीवर स्पाइक आ रहा है, बढ़ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये टाइम लाइन है जहाँ कोरोना अपने 5वें 6वें दिन होगा, वो 6वें से 7वें दिन में अपने लंग्स में स्टार्ट हो जाता है एंटर करना। तो हम तीव्रता को, बुखार की तीव्रता बढ़ जाना,
सैचुरेशन डाउन हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिसाइड करती हैं कि पेशेंट सीवियर तरफ जा रहा है। और बाकी नहीं तो माइल्ड पेशेंट 3 दिन बाद ही ठीक हो जाता है, 2 दिन बाद पैरासीटामोल से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। सर, इस दौरान लंग फाइब्रोसिस का भी नाम हमें सुनने को मिल रहा है, तो ये क्या है और ये कोविड-19 रोगियों में कितना आम है? क्या कोरोना द्वारा होने वाले फाइब्रोसिस और अन्य स्थितियों में होने वाले फाइब्रोसिस में कोई फर्क है? कोरोना के अंदर लंग्स की जो ख़राब होने की तीव्रता वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी बीमारियों से। जैसे कि आप सोच सकते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ है, किसी वजह से भी हो, वो सार्कोइडोसिस हो या पेशेंट को अपनी COPD आगे प्रोलॉन्ग कर गई हो या किसी भी वजह से बाकी बीमारी हो। इसमें क्या होता है कि जो भी इंजरी है वायरस एकदम से करके जाता है और वो एंडोथेलियल इंजरी करता है। इसमें ब्लड थ्रोम्बस भी बन जाते हैं छोटे छोटे से, आमतौर पे कहेंगे खून के थक्के, जो कि पेशेंट को और सिक करते हैं। और ILD में जो एपिथेलियम इंजर होती है वहाँ पर डिसीज़ प्रोग्रेसिव होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। कोरोना में एकदम बढ़ के वहाँ स्ट्रेन करती है, मतलब उसी स्टेटस पे रहती है। तो कोरोना इसलिए ख़तरनाक ज़्यादा है, आपके लंग को जो ख़राब कर जाएगा वो वहीं के वहीं स्ट्रेन रहेंगे और उसमें काफ़ी उम्मीद कम रहती है बेटरमेंट होने की। थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है समय के साथ। और इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ में ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो आपको उम्र दराज होने पे ज़्यादा परेशान करती है, और जबकि कोरोना यंग एज में भी परेशान कर सकता है और उसके बाद सस्टेन कर सकता है। डॉक्टर दुआ, अगर कोरोना संक्रमण के दौरान लंग फाइब्रोसिस हो जाए तो इससे कैसे निपटा जाए? इसके लिए किस तरह का इलाज और दवाएं हमारे पास मौजूद हैं? बेसिकली रुकाव सबसे बेहतर तरीका है। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जैसे ही 5वें 6वां दिन होता है एंड बुखार बढ़ता है आपका, उसी टाइम पे आपको और सैचुरेशन डाउन होने लगती है, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आप होम आइसोलेशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको बेहतर है कि हर दिन डॉक्टर से कांटेक्ट रखना चाहिए। हमें लगता है जैसे ही संभावनाएं ख़राब हो रही हैं तो डॉक्टर के पास कई सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो स्टार्टिंग में वो स्टीरॉयड स्टार्ट करते हैं विद एंटीबायोटिक, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। तो ये हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट हो सकता है। यदि आप घर में रह जाते हैं तो आपके लंग फाइब्रोसिस की संभावना बढ़ जाती है। तो एक तो पहला ये कि आपको हॉस्पिटल में एडमिशन होना चाहिए। दूसरी बात, आपका प्रॉपर केयर होनी चाहिए। ऑक्सीजन डिमांड या बाईपैप जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में होंगी। इसके बावजूद संभावना यदि लंग फाइब्रोसिस में हो जाती हैं कुछ लोगों को, जैसे कि 3 हफ्ते से ज़्यादा कोरोना रहेगा, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 60 से 80% पेशेंट में लंग फाइब्रोसिस संभावना बढ़ जाती है। तो हमें डिसीज़ को लिमिट करना है। जितना जल्दी से जल्दी हम डिसीज़ को कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा रहेगा आउटकम। तो मान लो फाइब्रोसिस हो गई है तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि हम एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स चलाते हैं पेशेंट को, और उससे काफ़ी बदलाव आता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि स्मॉल डोजेज में फिर से स्टेरॉयड चलाते हैं, और इसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन कराते हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, धीरे धीरे क्षमता बढ़ाना लंग्स की, ताकि वो सांस ले पाए और अपनी लाइफ को नॉर्मल जी सके। डॉक्टर दुआ, जैसे कुछ लोग इलाज के दौरान काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन में रखे जाते हैं, तो ये किस वजह से होता है? क्या कोरोना की वजह से, या कोरोना खत्म हो जाता है लेकिन जो नुकसान हो गया होता है उसकी वजह से? जैसे वायरस की पैथोजेनेसिस अब समझ में आने लग गई है काफ़ी टाइम के बाद। 1 साल के बाद कई ऑटोप्सीज हुई तो हमें मालूम पड़ा कि क्या परेशानियाँ हो रही हैं। यूजली 6वें से 7वें दिन वायरस लंग्स में एंडोथेलियम इंजरी करना स्टार्ट करता है। यदि आप उस टाइम अपना सैचुरेशन और अपने फीवर की स्पाइक्स को और डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग को इग्नोर करते रहते हैं और घर पर ही रहते हैं, तो एक टाइम वो आता है कि वायरस ऑलरेडी डैमेज कर जाता है सारी एंडोथेलियम, और कई सारे छोटे छोटे खून के थक्के जम जाते हैं ब्लड में, लंग्स में। तो उससे क्या होता है कि आपकी सैचुरेशन डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। वो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो इरिवर्सिबल हो जाती है, और उसके बाद आप बाईपैप से वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। वेंटिलेटर से बहुत कम संभावनाएं होती है कि आप बाहर आएंगे। यदि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बेटरमेंट की तरफ हो जाती है तो आप बाहर आ जाते हैं, नहीं तो आप स्लिप अप कर जाते हैं एंड इसमें आपकी मृत्यु तक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और डॉक्टर दुआ, हम जानते हैं कि ये लड़ाई अभी थोड़ा लंबी है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि परिवार या फिर देखभाल करने वाले इस लड़ाई के लिए खुद को कैसे तैयार करें, इस स्थिति के लिए किस तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है? जहाँ तक कोरोना की प्रॉब्लम्स की बात है, वहाँ पे फैमिली का रोल शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है। सामाजिक दायित्व तो तब से स्टार्ट हो जाता है कि जैसे कहते हैं कि सेफ़ डिस्टेंसिंग, आप प्रॉपर दूरी बनाए रखें, बच्चों को ट्रेन करें कि मास्क पहन के बाहर जाएं, और तीसरा बात, बार बार हाथ धोते रहें या सैनिटाइज़ करते रहें। तो बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद यदि किसी को घर में कोरोना हो जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से आइसोलेट करिए घर में, और उसकी इन चारों चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, और उसको टाइम पे चिकित्सीय
सुविधाएं उपलब्ध करवाइए, हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। जैसे मैंने बताया, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, फीवर की तीव्रता, बुखार की तीव्रता और ऑक्सीजन का सैचुरेशन और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इन सब चीज़ों को देखते हुए और साथ में आपको लगता है कि पेशेंट काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा है या हेडेक उसका एकदम से बढ़ता ही जा रहा है और बाकी कुछ सिम्टम बढ़ रहे हैं, माइल्जिया बढ़ रहा है, बॉडी एक बढ़ रहा है, तो हमें डॉक्टर की सलाह हमेशा लेते रहना चाहिए। सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें और हमेशा डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। एक बार कोरोना को मैनेज कर लिया तो अच्छा है। यदि आप किसी वजह से नहीं कर पाते हो, आपका लंग्स में प्रॉब्लम आ जाता है, डैमेज हो जाती है और आपके लंग्स को फाइब्रोसिस हो जाती है, तो उसके बाद डॉक्टर्स का ही सारा रोल है। एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स चलेंगी, माइल्ड डोज में स्टेरॉयड चलेगा और आपके सैचुरेशन को बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी और कोशिश करी जाएगी आपको प्राणायाम सिखाने की और आपको एंड्योरेंस, मतलब कि आपको एक्सरसाइज की क्षमता बढ़ाई जाएगी आपको, ताकि आप अपने जीवन में यदि ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी हो जाते हैं तो एक छोटे छोटे सिलेंडर्स के साथ में कितनी दूरी पे कितना ट्रैवल कर सकते हैं, ताकि अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकें। हमें एक पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करना होगा और पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू हम आगे बढ़ सकेंगे, सीख के कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। सर, आप इस माहौल में लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कोरोना के बारे में मेरा लोगों को एक ही संदेश है कि आप समय से वैक्सीनेशन कराएं, जो कि आपको ट्रीटमेंट मिला हुआ है, जो कि आप भाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान में आपको टाइम पे वैक्सीन मिल रही है इतने अच्छे तरीके से। और दूसरी बात, सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के जाइए, अपने को सैनिटाइज करिए और स्वयं चिकित्सा क्षेत्र में अपने आप को प्रवीण मत मानिए। आपको जब जब समस्या हो रही है, आप एक डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, चाहे वो टेलीमेडिसिन से रहें, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आप हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते रहें। तो उससे क्या होगा कि आपको जो समय है, टाइम लाइन है कोरोना की, उसमें आपको हम पकड़ पाएंगे और आपका सही समय पे सही इलाज कर पाएंगे, ताकि आप फाइब्रोसिस से बच पाएँ, आप वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट से बच पाएँ और ऑक्सीजन की डिमांड से बच पाएँ। जी बिल्कुल डॉक्टर दुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और कोरोना को लेकर ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपके जरिए हम लोगों तक पहुंचा पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौट रहे हैं। अनुच्छेद 144 के मुताबिक भारत के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में सहायता करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। ग्रामीण और संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में कोविड-19 के शीघ्र निदान के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित स्टार्टअप ने सस्ती जांच किट विकसित की है। आईआईटी मुंबई द्वारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप पतंजलि फार्मा द्वारा तैयार की गई ये रैपिड एंटीजन जांच किट है, जो 100 रुपए में कोविड-19 की जांच उपलब्ध कराएगी। पतंजलि फार्मा को डीएसटी के सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस कवच के तहत समर्थन दिया गया है। ये जांच किट नाक और लार से लिए गए नमूनों की जांच पर आधारित है और 10 से 15 मिनट में नतीजे दे देती है। स्टार्टअप ने इस किफ़ायती जांच किट के द्वारा जून 2021 से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में तेज़ी से एंटीजन टेस्ट करने की योजना बनाई है। ये किट उन क्लिनिक्स और क्षेत्रों में भी कारगर होगी जहां पैथोलॉजी लैब उपलब्ध नहीं है। ये स्वदेशी संसाधन कोविड-19 के शीघ्र निदान और महामारी को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने मशीन लर्निंग पर आधारित एक नई पद्धति का विकास किया है, जिसके द्वारा अब ज़्यादा सटीकता और आसानी से तारों के समूह से किसी विशेष तारे की पहचान की जा सकती है। इस पद्धति का उपयोग सभी उम्रों, दूरियों और घनत्वों के क्लस्टरों पर किया जा सकता है।
तारों की उत्पत्ति का अध्ययन खगोल विज्ञान की आधारशिला है, लेकिन उन्हें समझना कठिन है क्योंकि उन्हें विभिन्न कालों में देखा जाता है। इसके लिए स्टार क्लस्टर में तारों का अध्ययन किया जाता है। चूंकि क्लस्टर आकाशगंगा का हिस्सा होते हैं और क्लस्टर और हमारे बीच कई तारे हैं, इसलिए किसी विशेष क्लस्टर के तारों की पहचान करना तथा उन्हें चुनना आसान नहीं है। IIA के खगोल वैज्ञानिकों ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हाल ही में जारी गाइआ अर्ली डाटा रिलीज 3 का उपयोग किया, जो समूह के तारों को चुनने के लिए 1 मिली आर्क सेकेंड की सटीकता के साथ 1 बिलियन से अधिक तारों की चमक, पैरालेक्स तथा समुचित गति के बारे में बहुत सटीक जानकारी देती है। वैज्ञानिकों ने प्रोबेबिलिस्टिक रैंडम फॉरेस्ट नामक एक मशीन लर्निंग टेक्निक का उपयोग करते हुए इन मानकों के बीच जटिल संबंध को समझा। इस नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम से इस प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना बनी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आकाशीय बिजली हवा से प्रदूषकों को साफ करने में सहायक हो सकती है। एक हवाई जहाज की उड़ान के दौरान इस बात का पता चला जब देखा गया कि गरज के साथ बिजली कड़कने पर अत्यधिक उच्च स्तर के ऑक्सीडेंट रसायनों का निर्माण होता है, जो मीथेन जैसे प्रदूषकों के साथ प्रतिक्रिया कर वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। ये तथ्य पहले से ज्ञात था कि बिजली अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीडेंट का उत्पादन करती है, लेकिन इस प्रतिक्रिया को देखा नहीं गया था। साल 2012 में नासा के एक जेट ने टेक्सास के ऊपर तूफानी बादलों के बीच से उड़ते हुए इस प्राकृतिक घटना को दर्ज किया। जेट में लगे उपकरणों ने बादलों में 2 ऑक्सीडेंट हाइड्रोक्सिल रेडिकल यानी OH और इसी से संबंधित हाइड्रोपराक्सिल रेडिकल HO2 की संयुक्त सांद्रता को मापा। बिजली कड़कने के बाद हवा में इन अणुओं की मात्रा काफी हद तक बढ़ गई। ये सब बहुत तेजी से हुआ, जिसे बाद में प्रयोगशाला परीक्षणों से जांच कर निष्कर्ष निकाला गया कि वज्रपात वास्तव में बहुत सारे OH और HO2 अणु उत्पन्न कर सकती है। पूरी दुनिया में हर समय औसतन 1800 ऐसे तूफान उठते रहते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया गया कि 2 से 16% तक वायुमंडलीय ऑक्सीडेंट के लिए वज्रपात जिम्मेदार है। ताज़ा पर्यावरणीय अध्ययन के अनुसार ग्रीनलैंड की बर्फ का एक हिस्सा खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड बर्फ की पूरी चादर तेजी से पिघल जाती है तो दुनिया भर में समुद्र जल स्तर 7 मीटर तक बढ़ सकता है। साथ ही इससे प्रमुख महासागरीय धाराओं, मानसून, वर्षावन, हवा संबंधी प्रणालियों और वर्षा पैटर्न के बाधित होने से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होने की भी आशंका है। जर्मनी के पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च और आर्कटिक विश्वविद्यालय नॉर्वे के अध्ययनकर्ताओं ने सेंट्रल वेस्टर्न ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के जैकबशवन ड्रेनेज बेसिन के आंकड़ों से पता लगाया है कि बर्फ की चादर का ये हिस्सा एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में शोधकर्ता पिछले 140 वर्षों के दौरान बर्फ की चादर के पिघलने की दरों और बर्फ की चादर की ऊंचाई में होने वाले बदलाव का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इन संस्थानों ने स्थिति पर नजर रखने के लिए ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर की करीब से निगरानी का प्रस्ताव रखा है। ये अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका PNAS में प्रकाशित हुआ है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में फिलहाल इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।